All right. Good evening, everybody. This is the next class of magnetism and matter. और ये हमारी आज की क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ऑलरेडी कर रखी। उसमें हमने बेसिक सी कुछ बातें की कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, एंड व्हाट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में जो हमने पढ़ा वो सारी चीजें इस डायग्राम में है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होती है जियोग्राफिक पोल्स, दूसरी चीज होती है मैग्नेटिक पोल्स। जो हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, जो हम नॉर्मली बात करते हैं ना, कन्याकुमारी बिल्कुल एंड पे है साउथ में, और जम्मू कश्मीर वो नॉर्थ में है, वो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं जियोग्राफिक पोल्स की। फॉर एग्जाम्पल तुम इस चीज को बोल सकते हो, दिस इज योर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और नीचे जहां पे ये निकलता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसको हम बोल सकते हैं जियोग्राफिक साउथ पोल। और ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है जियोग्राफिक नॉर्थ से जियोग्राफिक साउथ पोल, अर्थ के बीच में से जो लाइन निकलेगी जिसके अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक पोल अलग चीज होती है। अगर ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहां पे नहीं होगा, लेकिन यहां से एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्रीज। 11.3 डिग्री के एंगल पे यहां पे तुम्हें मिलेगा जियोग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इसके बिल्कुल अगर तुम ऑपोजिट निकल जाओगे, यहां पे तुमको मिलेगा मैग्नेटिक साउथ पोल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, इसको भूल जाओ, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, लेकिन दिस इज द साउथ ऑफ द मैग्नेट। लेकिन तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज दिस जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्रीज। ठीक है जी। तो हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि एक मैग्नेटिक कंपास नाम की चीज होती है, उस पे एक नीडल लगी होती है, एंड दैट नीडल इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नाउ दिस नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। और हमने देखा था कि अगर नीडल को हम यहाँ पे रखें इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर, यहाँ पे एक चीज बनेगी ना मैग्नेटिक इक्वेटर जैसी, उस इक्वेटर पे अगर हम नीडल को रखें, देन द नीडल विल प्लेस बिल्कुल इस तरीके से नीडल पॉइंट करेगी हमारी। दैट मींस अर्थ का जो सरफेस है, जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, उसके साथ नीडल एंगल कितना बनाएगी? 0 डिग्रीज। लेकिन अगर हम अपनी नीडल को यहाँ पे रखेंगे, देन योर नीडल विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। और अगर हम अपनी नीडल को बिल्कुल यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ के पास रखें, देन योर नीडल विल पॉइंट डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। मतलब कि यहाँ पे एक्सिस के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे जो तुम्हारा एंगल बनाएगी नीडल, दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। लेकिन इक्वेटर्स पे जो नीडल एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पूरे अर्थ पे ना अलग अलग जाके नीडल को चेक किया और देखा हमने कि नीडल कितना एंगल बना रही है। लेकिन नीडल के बारे में एक चीज हमको पक्का पता थी कि नीडल विल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नीडल विल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। फिर हमने देखा कि जो अर्थ पे, मान लो इस जगह पे मैं खड़ा हो गया, अर्थ के यहाँ पे जाके हमने नीडल को प्लेस किया, तो यहाँ पे नीडल ने, लेट्स से नीडल वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे अर्थ का सरफेस है ये वाला, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट मींस दिस एंगल, उसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप। इसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप, के मतलब कि तुम्हारी नीडल कितना डिप करेगी। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द सरफेस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में जो एंगल बनता है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अगर ये तुम्हारा अर्थ है, किसी भी पॉइंट पे, सबसे पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ। ओके, यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उसको हम बोलेंगे दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे जब तुमने कंपास लेके चेक किया, तो मान लो कंपास की डायरेक्शन आ गई नीचे इस तरीके से, तो सरफेस ऑफ अर्थ
और कंपास के बीच में ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। ठीक है। और इस एंगल ऑफ डिप को भी मेजर करने के लिए ना हम अपनी नॉर्मल कंपास को यूज नहीं करते, क्योंकि तुम अगर देखो, अगर तुम्हारा पूरा अर्थ 3D में है, अगर ये 2D शेप होता फिर तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना बहुत आसान था। मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ है, तो अगर तुम कंपास को यहाँ रखो, नॉर्थ इस तरीके से हो जाता, कंपास को यहाँ रखो, नॉर्थ इस तरीके से हो जाता, कंपास को यहाँ रखो, नॉर्थ इस तरीके से हो जाता, यहाँ रखो इस तरीके से हो जाता, यहाँ रखो इस तरीके से हो जाता। लेकिन मान के देखो, तुमने अगर कंपास को थोड़ा सा अंदर रख दिया, इनटू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर, मान लो कंपास को मैंने अंदर जाके रख दिया, यहाँ पे अंदर जाके कहीं रख दिया, तो अगर फिर उसके बाद अगर हम सीधा एक एरो ड्रॉ करें 2D में, तो वो गलत हो जाएगा ना। इस एरो को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा ना हमको, मतलब कि एरो को भी 3D में बनाना पड़ेगा हमें। उसके बाद द एरो शुड आल्सो मूव। मैं यहाँ पे घुमा नहीं पा रहा हूँ, दिस इज ऑल हैपनिंग इन 2D। लेकिन तुम सोच के देखो, अगर तुमने अपनी कंपास को थोड़ा सा अंदर जाके रख दिया, पेज के अंदर जाके कंपास को रख दिया, तो फिर नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में भी घूमना पड़ेगा ना। मतलब कि तुम्हें एक ऐसी नीडल चाहिए जो कि यहाँ तो घूमे ही, मतलब ये नीडल है, इसमें तो घूमे जैसे हमारी घड़ी घूमती है ना, एक वॉच में जो घूमती है सुई, उसकी तरह तो नीडल घूमे ही। लेकिन उसके साथ साथ नीडल शुड आल्सो बी एबल टू कम आउट ऑफ द पेपर एंड गो इनटू द पेपर। ठीक है जी। और इस तरीके की एक स्पेशल नीडल आती है जिसको हम बोलते हैं डिप नीडल। टिप नीडल। और इसको अगर हम डिवाइस में डाल दें तो ये डिवाइस का नाम बन जाएगा टिप नीडल कंपास। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब तुम ये देखो, अगर इसमें सिर्फ हम ये वाला पार्ट ले लें, दिस इज द नॉर्मल मैग्नेटिक कंपास, ये 2D में घूमेगी, ठीक है ये। लेकिन ये 2D वाला प्रोसेस तभी वैलिड रहेगा जब अर्थ 2D होती, लेकिन अर्थ तुम्हारी 3D है। अर्थ में तुम ऊपर नीचे भी जा सकते हो, आगे पीछे भी जा सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे इस तरीके की मैग्नेटिक कंपास चाहिए जो कि अपने आप को प्लेन में तो रोटेट कर ही ले, 2D प्लेन में, उसके बाद इट शुड आल्सो बी एबल टू मूव 3D। तो यहाँ पे भी तुम देखोगे कि एक जॉइंट लगा हुआ है, मतलब कि ये इस तरीके से तो घूम ही सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद इट कैन आल्सो कम फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और इस तरीके की नीडल को हम बोलते हैं डिप नीडल। ये होती है डिप नीडल। और एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप इज कि जो हमारी डिप नीडल है, अब हम ये सब एंगल ऑफ डिप को मेजर करने के लिए हमेशा डिप नीडल यूज करेंगे। जो डिप नीडल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी इस तरीके से, और अर्थ का सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड the horizontal to earth surface at any point is called the angle of dip। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं क्योंकि नया टॉपिक है, पहली बार हम सुन रहे हैं इसको। मान लो किसी भी पॉइंट पे, अर्थ के सरफेस पे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज दिस। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल थीटा, which is called as the angle of dip। It is called as the angle of dip। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्यों बोलते हैं? कि मतलब अर्थ के सरफेस से कितने डिग्री एंगल पे ये इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। या फिर सिंपली कभी कभी इसको आई बोल देते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है जी। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप। हम एक बार अपने उस डायग्राम पे चलते हैं जहां पे हमने पढ़ा था कि मैग्नेट किस तरीके से प्लेस्ड है हमारे अर्थ के सरफेस पे। यहां पे अगर तुम चेक करो, अगर हम नॉर्थ और साउथ, ये जो मैग्नेट है इसका इक्वेटर ले लें, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जाके अगर हम चेक करें, यहां पे अगर तुम अपनी डिप नीडल को रखोगे, so यहाँ पे your dip needle will point directly like this, right, horizontal to the earth's surface। ये हमने कल भी डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में। यहाँ पे जाके your inclination angle will come out to be 0 degrees।
क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा अर्थ का सरफेस भी इस तरीके से है और तुम्हारी नीडल की डायरेक्शन भी इस तरीके से है, इंक्लिनेशन एंगल कम्स आउट टू बी 0 डिग्रीज। लेकिन अगर तुम बिल्कुल एक्सिस पे जाके देखोगे, यहाँ पे जाके अगर तुम नीडल रखोगे तो तुम्हारी नीडल पॉइंट करेगी इस डायरेक्शन में और अर्थ का सरफेस होगा इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था, मैंने एक बार इसको फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है जी। सो अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई यहाँ से सिचुएशन, तो यू विल हैव टू बी वेरी अलर्ट नाउ। ठीक है, मान लो ये इस पॉइंट पे अर्थ का सरफेस, इसको कोई भी पॉइंट मान लेते हैं P, ये अर्थ का सरफेस और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू BE। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। लेकिन ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ वाली साइड में है, तो इसका अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू cos of this theta angle, right? This will be magnetic field into cos of theta। यही तो हम करते थे ना हमारे प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में भी। मान लो एक बॉल को हमने फेंका v वेलोसिटी से, तो इसे अगर दो कंपोनेंट्स में मेरे को डिवाइड करना है तो मैं बोलूंगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज v sin थीटा। तो अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इज BE तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू BE cos थीटा, ये वेयर थीटा इज योर एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू BE इनटू cos ऑफ I, वेयर I इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और सिमिलरली इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, vertical component of the magnetic field of earth will be equal to BE into sine of this। मान लो किसी जगह पे मैग्नेटिक नीडल तुम्हारी इस तरीके से पॉइंट कर रही है और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो इस तरीके से है, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू BE इनटू cos of theta और इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, B vertical will be equal to BE इनटू sin of theta। अब हम इसके मैथमेटिक्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मेरे को बता दो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज आई विल हैव टू रिपीट ऑल दीस थिंग्स। Please give me a quick thumbs up if all this is okay। Okay, तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू BE cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू BE sin थीटा। What if I divide 1 with 2? Let's say this is equation number 1, this is equation number 2. Let's divide 2 with 1. तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं BV is equal to BE sin theta divided by BH is equal to BE cos theta। दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड किया, यहाँ पे तुम्हारा BE PE कट जाएगा एंड यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। Please remember this, okay?
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस चैप्टर में बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो शायद इसमें से पूछे जा सकते हैं। tan theta will be equal to bv upon bh। मैं सब चीजों के मतलब बता देता हूं एक बार दोबारा से। where theta is the angle of dip, or this is also called inclination, where b is the vertical component of Earth's magnetic field is called as BV. BH is horizontal component of Earth's magnetic field. Please take your time and 2 मिनट लो, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होंगे। जस्ट नोट दिस डाउन, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट है यू कैन प्लीज आस्क मी। Okay, done, all good. प्लीज गिव मी अ थम्स अप जब नोट हो गया। ओके, चलो जी, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at this point if the horizontal component of magnetic field at this point is 0.32 Gauss and inclination is equal to 60 degrees। तुम्हें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तुम्हें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्लीज टेक अ मिनट एंड डू दिस। ओके, आई होप तुमने कर लिया होगा, बहुत ही आसान था ये। You know the horizontal component is equal to BE into cos of inclination. Horizontal component is given to you as 0.32. This is the complete magnetic field into cos of 60 degrees, which is equal to sine of 30 degrees, which is equal to 1 by 2. So Earth's magnetic field at this particular point will be 0.64 cos. Simple enough. Please give me a thumbs up. बहुत ही आसान था ना? Okay, try this. किसी जगह पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा?
Okay, anyone? Angle of dip. Very good. 45 degrees. Yeah. So हमें फॉर्मूला पता है tan of theta is equal to vertical component of magnetic field divided by horizontal component of magnetic field. हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही है, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू 1, सो योर थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। इसको तुम वैसे भी इमेजिन करके देख लो, मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है। सो इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्रीज, राइट? बिकॉज BH विल बी इक्वल टू BE cos 45, BV will be equal to BE sin 45, और cos 45 और sin 45 equal होते हैं, that means this angle will be equal to 45 degrees. एक आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे, प्लीज try this. A B C D. Okay, anyone answers? What will be the angle of dip? Okay, so you know tan of theta is equal to vertical component of magnetic field divided by horizontal component of magnetic field. Okay, so दे क्या रखे हैं हमको यहाँ पे? Horizontal component is 0.3 Gauss. Horizontal component is given to us, which is equal to 0.3 Gauss. And the total magnetic field is given to us, which is equal to 0.5 Gauss. हमें फॉर्मूला पता है, horizontal magnetic field is equal to total magnetic field into cos of theta. And you know horizontal magnetic field is 0.3, which is equal to 0.5 into cos of theta. तो यहां से तुम्हारा cos theta will come out to be 3/5, and theta will be equal to cos inverse 3/5. Oh, cos inverse 3/5 तो ऑप्शंस में है ही नहीं तुम्हारा. ओके, सो cos इनवर्स हमारा थीटा आ गया, हमारा cos थीटा आ गया 3/5. इसका मतलब ये जो तुम्हारा ट्रायंगल होगा कुछ इस तरीके से होगा. दिस एंगल विल बी थीटा, दिस साइड इज 3, दिस साइड इज 5, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 4. तो हम सब कुछ ले लेते हैं यहाँ पे. साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4/5, तो या तो आंसर हो सकता है साइन इनवर्स 4/5. साइन इनवर्स 4/5 भी ऑप्शंस में है नहीं है. साइन इनवर्स 3/5 है, ये तो गलत है. साइन इनवर्स 3/4, ये भी गलत हो गया. tan देखते हैं, tan कितना बन जाएगा. सो tan ऑफ थीटा विल बी 4/3. so tan of theta will be equal to 4/3. so theta will be equal to tan inverse 4/3. so your right answer should be C part. ठीक है जी, all good.
चलो जी, अभी हम आज की क्लास में ना कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको हम कल वाली क्लास में हम यूज करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम जस्ट उन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम तीन नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट इज, मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं सबसे पहले। सो विल बी लर्निंग अबाउट जियोग्राफिक मेरिडियन, we'll be learning about magnetic meridian, and then we'll be learning about angle of declination. Geographic meridian, magnetic meridian, and angle of declination. So geographic मेरिडियन, ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं बहुत ही क्लियरली तुमको बताऊंगा, अच्छे से सुनना इसको। सो जियोग्राफिक मेरिडियन, magnetic meridian, and finally we have angle of declination. ये बड़ा आसान है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, लेकिन जियोग्राफिक मेरिडियन और उसको मैग्नेटिक मेरिडियन को अच्छे से सुनना, ठीक है। सो ये है अर्थ, ये है अर्थ के अंदर मैग्नेट। इस पॉइंट को मान लो मैं बोल रहा हूं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, इसको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसको मैं बोल रहा हूं जियोग्राफिक साउथ पोल, इसको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक साउथ पोल। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज इक्वल टू 11.3 डिग्रीज। ये नेचर ने इस तरीके से बनाया। मान लो कोई भी पॉइंट है x, एट एनी पॉइंट x, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन है, हम किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, एट एनी पॉइंट x ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लें x, तो उस x पॉइंट पे व्हाट इज जियोग्राफिक मेरिडियन? तो उस x पॉइंट पे जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन which passes through this point x, geographic north pole and geographic south pole. जियोग्राफिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जो दोनों जियोग्राफिक पोल्स के बीच में से निकले और इस पॉइंट x के बीच में से भी निकले, उस प्लेन को हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है जी। अब मैग्नेटिक मेरिडियन को समझना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान पड़ गया होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली बिल्कुल सेम रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन which passes through x, magnetic north pole, magnetic south pole. Okay, so geographic meridian is a plane that passes through the geographic poles and the point on the surface of earth. Magnetic meridian is a plane that passes through the magnetic poles and the point on the surface of earth. और ये जो दोनों प्लेन्स बनेंगे, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनेगा, लेट्स से ये दो, देखो देखो प्लेन्स बन गए ना, दो प्लेन्स बन गए तुम्हारे पास। मान लो ये तुम्हारा, ओके, यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, दो प्लेन्स बन जाएंगे तुम्हारे पास अलग अलग। सो मान लो ये है तुम्हारा पॉइंट एक्स, तो ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे, सो योर प्लेन विल लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से तुम्हारा ये एक प्लेन बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये वो वाला प्लेन बन गया। अब अगर दूसरा तुमको प्लेन बनाना है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए मैग्नेटिक पोल्स चाहिए तुमको, ये रे मैग्नेटिक पोल्स। इसके लिए जो तुम्हारा प्लेन बनेगा वो थोड़ा सा
इस तरीके से बनेगा। तो अगर तुम देखो ये दो प्लेन्स बन गए, इन दोनों प्लेन्स के बीच में ये एक एंगल बन गया ना, ये एक सॉलिड एंगल। ये जो तुम्हारा यहाँ पे सॉलिड एंगल बन गया, इस सॉलिड एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तुम सोच के देखो, मान लो ये तुम्हारा एक प्लेन था, ये एक प्लेन है और ये तुम्हारा दूसरा प्लेन है, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों के बीच में जो सॉलिड एंगल बन गया दोनों प्लेन्स के बीच में, उस सॉलिड एंगल को, ये जो एंगल बना था सॉलिड एंगल, वो सॉलिड एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, लेट्स से यहां से हम देख रहे हैं सारा एनालिसिस। सो ये हो गया तुम्हारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये हो गया जियोग्राफिक साउथ पोल। तो एक प्लेन जो यहां से भी पास कर रहा है एक्स से, जियोग्राफिक नॉर्थ से, जियोग्राफिक साउथ से, उस प्लेन को हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। फिर ये है तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये तुम्हारा मैग्नेटिक साउथ। अब ये प्लेन जो एक्स से भी पास कर रहा है और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन गया अल्फा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। यू कैन ऑल्सो से मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसको हम एनसीईआरटी में जो ज्यादातर यूज किया जाता है वर्ड, वो है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप बिल्कुल ही अलग है। एंगल ऑफ डिप क्या था कि अगर तुम्हारा यहाँ पे ये था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। राइट। सो अब तुम सोच के देखो, अगर तुम्हें अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, मान लो तुम्हें मैं अर्थ का कोई भी पॉइंट दे दूं, तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें पक्का पक्का पूरा सही से निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी है, तो तुम्हें बेसिकली तीन चीजें चाहिए होंगी। सो अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट एक्स पे पूरा पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो जो ये नीडल है, नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। यू नो, ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। लेकिन हमें मैग्नेट के बारे में तो मैग्नेटिक का तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें तो ज्योग्राफिक नॉर्थ चाहिए। राइट, हमें तो मैग्नेटिक नॉर्थ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है ना, हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ चाहिए। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें पता है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अगर हम ड्रिफ्ट कर जाएं तो हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ मिल जाएगा। यही काम तुम्हारा सेलर्स भी करते हैं। अगर तुम पानी में जा रहे हो, पानी में जा रहे हो, अगर हम नॉर्मली, हमें पढ़ाया नहीं जाता छोटी क्लासेस में, हमें ये बोल दिया जाता है कि अगर तुम पानी, मैंने भी जब तुमको पहली दूसरी क्लास कराई थी, मैंने तुमको एग्जांपल दी थी ना, कि मान लो तुम जंगल में भटक गए हो, तुमने कंपास देखी, वहां पे नॉर्थ जो आ गया कंपास का, उस डायरेक्शन में नॉर्थ है। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है एक जहाज चलाना पानी वाला। तुम्हें बार बार एंगल ऑफ डेक्लिनेशन देखते रहना पड़ता है। अगर मान लो तुम समुद्र के बिल्कुल बीच में हो, यहाँ पे तुमने कंपास देखी और कंपास ने तुम्हें बता दिया कि ये रहा नॉर्थ, तो ये तो भाई तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ ना। जो असली तुम्हारा नॉर्थ है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, दैट विल बी एट अ डायरेक्शन ऑफ अल्फा फ्रॉम इट, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड दिस विल बी योर ट्रू नॉर्थ। इसको हम बोलते भी ऐसे हैं, ट्रू नॉर्थ। मान लो किसी भी जगह पे, दुनिया में कोई भी जगह पे, अगर तुम्हारी नीडल तुम्हें इस तरीके से नॉर्थ दिखा रही है, देन दिस विल बी योर मैग्नेटिक नॉर्थ, बट योर ट्रू नॉर्थ विल बी इन अ डायरेक्शन व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम इट, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। राइट। और ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, ये अर्थ पे अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है। मान लो तुम जहाज चला रहे हो, ठीक है, तुम ओशन में हो, तुम जहाज चला रहे हो, और ऐसा नहीं है कि तुम भाई जहाज चला रहे हो, तुमने देख लिया कि ठीक है हमें नॉर्थ जाना है, हमें 1500 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, तो तुम्हारी कंपास ने बता दिया तुमको कि ठीक है नॉर्थ है इस डायरेक्शन में, तो तुम बोलोगे कि भाई ठीक है नॉर्थ, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ, तुमने एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वगैरह कैलकुलेट करके ट्रू नॉर्थ निकाल लिया।
और तुमने अपने जहाज को इस तरीके से चलाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि 1500 किलोमीटर तुम्हारा जहाज ऐसे ही चलता रहेगा, नॉर्थ चेंज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अर्थ पे अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन चेंज होता रहता है। यही तो काम होता है पायलट्स का, है ना। वो बार बार जब तुम थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हारा नॉर्थ बदल जाएगा। इवन तो तुम्हारी कंपास हो सकता है वैसी पॉइंट कर रही हो, तुम्हारी कंपास को तुम घूम फिर के देख लोगे कि अच्छा नॉर्थ अभी इतना है, लेकिन ये जो पायलट्स होते हैं या फिर जो नेवी वाले लोग होते हैं जो कि मतलब ओशंस में रहते हैं 6-6 महीने, इनके पास ना एक चार्ट होता है। ओके, ये मैं तुमको वैसे बता रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं। इनके पास ना एक चार्ट होता है, पूरे वर्ल्ड का चार्ट, उसमें तुम्हारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेंशन्ड होता है, और उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना है यहाँ पे, अल्फा, या फिर इसको डी भी बोल देते हैं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन वहां पे इनके पास पूरा का पूरा चार्ट होता है। तो पहले ये देखते हैं कि हम यहाँ पे कहाँ हैं फिलहाल, और जहां पे हम फिलहाल हैं यहां से एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना बनेगा, और उसके बाद तुम कंपास देखो, कंपास दिखा रही है मैग्नेटिक नॉर्थ, चार्ट में देखो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मैग्नेटिक नॉर्थ, फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन थोड़ा सा घूम जाओ, फिर तुम पॉइंट करोगे ट्रू नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। और ये ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार करके छोड़ दिया, थोड़ी देर आगे जाके तुम्हें दोबारा देखना पड़ेगा चार्ट में, अच्छा बेटा अभी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन चेंज हो गया, दोबारा से देखो मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है, फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को देखो, फिर तुम्हें नया ट्रू नॉर्थ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया गोल है ना भाई। दुनिया अगर सीधी सीधी स्ट्रेट जा रही होती सड़क पे फिर तो आसान था, हम नॉर्मल जीपीएस लगा देते, बहुत आसान होता मैप बनाना। अब एक तो दुनिया गोल है, ऊपर से परफेक्टली गोल भी नहीं है, जिस तरीके से हम क्रिकेट वाली बॉल देखते हैं ना उस तरीके से गोल नहीं है। कहीं पे तुम्हें माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा, कहीं पे तुम्हें ओशन मिल जाएगा। तो गोल भी है दुनिया, लेकिन ऊपर नीचे भी जा रही है, मतलब कि हर जगह पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन चेंज हो रहा है तुम्हारा, हर जगह पे तुम्हें एक डायरेक्शन एक नई तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा था कि यार अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें पक्की पक्की पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए होंगी। जो सबसे पहली चीज है दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन तुमको चाहिए होगा, या फिर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये तुम्हें किस लिए चाहिए होगा, ताकि तुम ट्रू नॉर्थ कैलकुलेट कर सको, तुम्हें पूरा का पूरा पता चल जाए कि इस समय मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। दिस विल बी द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड। फिर उसके बाद तुम्हें मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्योंकि अगर तुम्हें ये दोनों चीजें पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहां से तुम क्या करोगे, यहां से तुम मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नेटिक फील्ड का यहां से तुम मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, और यहां से तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लोगे। तो तुम बोल सकते हो ये तीन पॉइंट्स आर वेरी एसेंशियल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस प्लैनेट। अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, देन दीज थ्री एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड magnetic field at any point on earth। ठीक है जी, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। सब समझ में आया? ओके, चलो जी, दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। हम कल मिलेंगे 7:30 बजे। परहैप्स कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो इज गोना बी द लास्ट क्लास। इफ नॉट देन डे आफ्टर टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास। फिर उसके बाद विल हैव अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच विल बी एंटायरली एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। Okay, so I'll see you tomorrow at 7:30, and tomorrow offline class Yashvi and Twinkle is in the morning 11:30 ऑफिस में। हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड 7:30 ऑनलाइन क्लास, सेम क्लास। ओके, चलो जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।